एक बहुत ही गहरा और डरावना सवाल है। आखिर क्या होता है जब हम उन चेतावनियों को अनसुना कर देते हैं जो हमें बचाने के लिए ही दी जाती हैं? अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी खतरे की तरफ कदम बढ़ाने से पहले हमें रोकने की कोशिश की जाती है। कुछ इशारे मिलते हैं जो हमारे भले के लिए होते हैं, लेकिन कई बार, खासतौर पर अपने जोश में, हम इन पुरानी बातों को अंधविश्वास मानकर इग्नोर कर देते हैं। जरा सोचिए, जब मौत खुद दरवाजे पर खड़ी हो और हम उसे सिर्फ एक मजाक समझ लें। पहली घटना में हमें इसी खौफनाक सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ, मनाली का खौफनाक सफर। ये कहानी है साहिल और उसके 3 दोस्तों की, चिराग, अरुण और समय। दरअसल समय ने कुछ ही महीने पहले अपने छोटे भाई को एक भयानक एक्सीडेंट में खो दिया था। उसी सदमे से उसे बाहर निकालने के लिए ये चारों मनाली के ट्रिप पर गए थे। तीसरे दिन जब वो अपने होटल से रोहतांग पास के लिए निकल रहे थे, तो वहां के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बहुत सीरियस होकर एक हिदायत दी। उसने कहा, शाम 6 बजे से पहले हर हाल में वापस आ जाना। उसने बताया कि रोहतांग का असली मतलब ही लाशों का ढेर होता है। शाम ढलते ही वहां एक मायावी साया भटकता है और जो भी रात में वहां रुका वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। लेकिन जाहिर सी बात है, लड़कों ने इसे एक लोकल डरावनी कहानी समझा, खूब हंसे और बेपरवाह होकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। अब रोहतांग पास की खूबसूरती इतनी थी कि वक्त का पता ही नहीं चला, और जब उन्होंने वापसी का फैसला किया तब तक रात के 9:15 बज चुके थे। चारों तरफ घना कोहरा और एकदम काली अंधेरी रात छा चुकी थी। विजिबिलिटी इतनी खराब थी कि आगे की सड़क बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। अरुण मुश्किल से 30 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था। तभी गाड़ी की फॉग लाइट्स की रोशनी में सड़क के किनारे एक मील का पत्थर नजर आया। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन कहानी यहां अजीब होती है। इतनी कंपा देने वाली सर्द और सुनसान रात में उस पत्थर पर एक आदमी बैठा हुआ था, और उसने सिर्फ एक सफेद रंग की धोती पहनी हुई थी। साहिल को यह देखकर अंदर तक सिहरन हुई, लेकिन डर के मारे उसने उस वक्त किसी से कुछ नहीं कहा। और बस यहीं से शुरू होता है वो खौफनाक लूप जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। 20 मिनट तक लगातार गाड़ी चलाने के बाद रात ठीक 10:20 पर उन्हें फिर से वही पत्थर दिखा, मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन इस बार वहां जो दिखा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि इस बार सबको अलग अलग चीजें नजर आईं। चिराग ने कहा कि उसे वहां हाथ में खिलौना लिए एक छोटी बच्ची दिखी। अरुण कसम खाकर बोल रहा था कि उसने वहां एक बहुत बड़ा काला घोड़ा देखा है जो सीधे उनकी गाड़ी को घूर रहा था। और सबसे डरावना था समय का रिएक्शन। वो पूरी तरह से शून्य में जा चुका था। बस एक ही बात रटे जा रहा था कि किसी को हमारी मदद चाहिए, हमें गाड़ी रोकनी चाहिए। और फिर रात 11 बजे वो पत्थर तीसरी बार उनके सामने था, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक भयानक जमा देने वाला सन्नाटा। वो लोग एक ऐसे मायावी चक्र में फंस चुके थे जिसका कोई अंत नहीं था। गाड़ी के अंदर का माहौल अब पूरी तरह खौफ से भर चुका था। अचानक अरुण की कांपती हुई आवाज आई, बाहर मत देखना, कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। जरा सोचिए, गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है, लेकिन एक 15 साल का लड़का उनके साथ बड़े आराम से कदम मिलाकर चल रहा है। वो भाग नहीं रहा था, बस चल रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरे पर गहरे जख्म थे। इस भयानक सीन को देखकर समय ने अचानक से कहा, शायद इसे हमारी मदद चाहिए, और उसने झटके से अपनी खिड़की खोल दी। अरुण ने घबराकर सेंट्रल लॉक से खिड़की बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिस्टम जाम हो चुका था। समय एकटक उस चोटिल बच्चे को देखे जा रहा था। जब साहिल ने रियरव्यू मिरर में पीछे देखा तो वो लड़का सड़क पर खड़ा होकर उन्हें हाथ हिला रहा था, और समय भी मुस्कुराते हुए उसे जवाब दे रहा था। अब देखते हैं इस कहानी का दूसरा हिस्सा, खौफनाक लोरी का रहस्य। जैसे तैसे उस मनहूस रास्ते से जान बचाकर वो रात 2 बजे अपने होटल पहुंचे। सबको लगा कि चलो बुरा वक्त टल गया, लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू होना था। रात के ठीक 3:30 बजे उस गहरे सन्नाटे में एक फुसफुसाती हुई बेहद डरावनी सी आवाज गूंजने लगी। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू मेरी आंखों का तारा है तू। साहिल की जब आंख खुली तो उसने देखा कि समय नींद से उठकर शीशे के सामने खड़ा है और एक छोटे बच्चे की अजीब सी आवाज में ये लोरी गा रहा है। उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थीं। उसके गले पर ऐसे निशान छपे थे मानो कोई उसे पूरी ताकत से दबा रहा हो। जब बाकी दोस्त डरकर पीछे हटे तो समय ने एक बहुत ही डरावनी और अप्राकृतिक मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम मेरी मदद करोगे ना? और बस इतना कहते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगली सुबह होते ही वो सब बिना एक पल गवाए समय को वहां के एक लोकल पंडित के पास ले गए।
पंडित ने समय की हालत देखते ही बता दिया कि उस पर किसी बहुत ही भयानक और बुरी शक्ति ने कब्जा कर लिया है। वो साया असल में समय के मरे हुए भाई का रूप लेकर उसके दुख का फायदा उठा रहा था। इसके बाद शुरू हुई एक बहुत ही खौफनाक और लंबी प्रक्रिया। पंडित ने सबसे पहले उसकी नजर उतारी, फिर तेज मंत्रों के साथ झाड़ फूंक की, उसके बाद एक विशेष पूजा की गई। ये प्रक्रिया इतनी तीव्र थी कि समय को भयानक उल्टियां होने लगीं और उन उल्टियों में उसके शरीर से एक अजीब सा गाढ़ा काला तरल पदार्थ बाहर निकला। जैसे ही वो काला लिक्विड बाहर आया, समय पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। लेकिन आज भी साहिल को हर रात वही खौफनाक लोरी सपनों में डराती है। चलिए अब रुख करते हैं आज की हमारी दूसरी कहानी की तरफ, बैरमपुर का श्राक। मनाली की उन बर्फीली वादियों से निकलकर अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के बेरमपुर गांव की तरफ। इस रहस्य को समझने के लिए हमें दो अलग अलग टाइमलाइंस को एक साथ देखना होगा। एक तरफ है आज से 400 साल पहले का बेरमपुर, जहां मदन नाम का एक लड़का अपने पिता की सख्त चेतावनी को इग्नोर करके शनिवार की रात जंगल की तरफ निकल गया था और वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। और दूसरी तरफ है आज का वक्त, जहां दिल्ली की रहने वाली एक रिसर्चर मेघना लगातार भयानक सपने देख रही है। उसके सपनों में एक विशालकाय पक्षी, घना अंधेरा और एक अजीब सा बहता हुआ तरल नजर आता है। 400 साल का फासला होने के बावजूद ये दोनों समयकाल एक बहुत ही खौफनाक डोर से बंधे हुए हैं। मेघना के इन सपनों का रहस्य तब जाके थोड़ा साफ हुआ जब उसके रिसर्च पार्टनर इशिता ने उसे पुरानी लोक कथाओं की एक किताब दिखाई। उस किताब के एक पन्ने पर मृत्युंजय अमृत का जिक्र था। ये एक ऐसा रहस्यमयी हरा तरल पदार्थ था जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को एक खास प्राचीन पेड़ से टपकता था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि किताब में बना हुआ वो पेड़ हूबहू वैसा ही था जैसा मेघना अपने सपनों में देखा करती थी। बस इसी मृत्युंजय अमृत की तलाश और अपने सपनों का सच जानने की जिद में मेघना और इशिता ने बेरमपुर गांव जाने का फैसला कर लिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सीधे मौत के मुंह में कदम रखने जा रही हैं। अब मेघना और इशिता के बैरामपुर पहुंचने से पहले हमें वापस 400 साल पीछे जाकर मदन की उस भयंकर गलती को समझना होगा। मदन के पिता ने उसे शनिवार की रात जंगल जाने से रोका था और कहा था कि आज रात निशिर मोलो गांव में घूमते हैं। उन्होंने एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी थी, उन्हें मत देखना। उन्होंने समझाया था कि जैसे ही उनके भारी कदमों की आहट और उनके अजीब मंत्रों की आवाज सुनाई दे तो तुरंत छिप जाना, क्योंकि अगर कोई इंसान उन्हें देख लेता है तो वो जिंदा नहीं बचता। लेकिन मदन ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। जब वो रात के अंधेरे में जंगल की पगडंडी से गुजर रहा था तो अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए भारी कदमों की आहट आने लगी और फिर एक बेहद भयानक गूंजती हुई भारी आवाज आई, बम बम बश, बम बम बश। मदन ने घबराकर झाड़ियों में छिपने की कोशिश की और वहां से उसने जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। उसने 4 बेहद खौफनाक और विशालकाय आदमियों को देखा जिन्होंने अपने कंधों पर एक भारी ताबूत उठा रखा था। मदन की उस एक नजर ने ही उसकी मौत का फरमान लिख दिया था। अगली सुबह उसका शरीर एक बरगद के पेड़ के पास ऐसी हालत में मिला जिसे देखकर लगता था मानो मरने से पहले उसने साक्षात नर्क देख लिया हो। और अब हम पहुंच गए हैं हमारी कहानी के आखिरी हिस्से पर, ताबूत का भयानक सच। तो अब वापस लौटते हैं आज के समय में। 400 साल बाद वही खौफ एक बार फिर से जागने वाला था। मेघना और इशिता जैसे ही बेरमपुर गांव की सरहद के अंदर कदम रखती हैं, मौसम अचानक करवट लेता है। रात के ठीक 12 बज रहे थे। तेज आंधी और काले बादलों के बीच गांव के मुखिया के बेटे अनुज की मदद से वे दोनों छिपकर उस 400 साल पुराने राजमहल के अंदर पहुंच गईं। लेकिन ठीक उसी पल गांव के पुराने मंदिर में सदियों से जल रहा पवित्र दिया अचानक बुझ गया। बाहर एक भयंकर तूफान उठा और 400 सालों से सोए हुए वो शैतानी पहरेदार निशिर मोलो फिर से जाग उठे और उनका वो भारी खौफनाक मंत्र बम बम बश एक बार फिर पूरे गांव में गूंजने लगा। उसी वक्त जंगल की सरहद पर जुआ खेल रहे 2 गांव वाले संपत और कप्ता उन निशिर मोलो के बिल्कुल सामने आ गए। लाल चमकती हुई खौफनाक आंखों वाले उन 4 शैतानों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और तभी उन चारों के कंधों पर रखा वो पुराना भारी ताबूत धीरे धीरे एक खौफनाक चरमराहट के साथ खुलने लगा। अगले ही सेकंड
पूरे गांव वालों ने एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख सुनी जिसने सबकी रूह कपा दी। एक तरफ संपत और कप्ता की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं और दूसरी तरफ राजमहल के अंदर किसी रहस्यमयी दरवाजे के खुलने की आवाज आ रही थी। ये सारी डरावनी घटनाएं बिल्कुल एक ही समय पर हो रही थी। अब सवाल ये उठता है कि उस ताबूत के अंदर आखिर ऐसा क्या था जिससे देखने भर से इंसान की जान निकल जाती है। मेघना का उस राजमहल से, उस हरे तरल पदार्थ यानी मृत्युंजय अमृत से और उन निशीर मोलों से आखिर क्या 400 साल पुराना रिश्ता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी हवा में तैर रहे हैं और जिनका जवाब एक ऐसे घने अंधेरे में छिपा है जहां जाने की हिम्मत शायद कोई नहीं करना चाहता। सच तो यह है कि इस इंसानी दुनिया के परे भी एक ऐसी दुनिया है जो हमारे बनाए नियमों को बिल्कुल नहीं मानती। क्या हम सच में उन सायों से महफूज हैं जो रात के अंधेरे में खामोशी से हमारे साथ साथ चलते हैं? ये सोचने वाली बात है और सच कहूं तो बहुत डरावनी भी। खैर, आज के इस सफर को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अपना ख्याल रखिएगा।